नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अपने चुनावी भाषणों में नरेंद्र मोदी अक्सर एक नारा उछालते रहे। बात कूटनीति की होती, मोदी का दर्शन होता, हम ना किसी को आंख दिखाएंगे ना किसी के आगे आंख झुकाएंगे, जो भी कहना होगा आंख से आंख मिलाकर कहेंगे। मोदी को देश की कमान संभाले महीने भर गुजरे हैं कि उनके उस कूटनीतिक दर्शन की अग्नि परीक्षा के लिए एक मुद्दा सामने आ खड़ा हुआ है। खबरों के मुताबिक साल 2010 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने बीजेपी की जासूसी करवाई। जाहिर है तब मोदी के देश के अगले प्रधानमंत्री बनने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। मोदी तब गुजरात की सियासी सरहदों में सिमटे हुए थे और केंद्र में यूपीए की दोबारा सरकार बन चुकी थी, जिसके पीएम मनमोहन सिंह अमेरिका से रिश्ते सुधारने में जुटे हुए थे। बताया यह भी जाता है कि अमेरिका ने बीजेपी के साथ साथ दूसरे देशों की 6 राजनीतिक पार्टियों की भी जासूसी कराई। खबर यह भी है कि अमेरिका के रडार पर 193 देश थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए इस खबर के मायने दूसरे तमाम देशों से अलग हटकर हैं। अमेरिका से गर्माहट भरे रिश्ते का नया अध्याय लिखने को आतुर मोदी के सामने अब बड़ा सवाल यह होगा कि वो उस अमेरिकी सरकार से कैसा रिश्ता रखना चाहेंगे जिसकी सरपरस्ती में उनकी अपनी पार्टी बीजेपी की जासूसी होती रही। सवाल यह भी है कि आखिर अमेरिका ने बीजेपी की जासूसी कराई ही क्यों? बीजेपी की जासूसी कराने के पीछे कहीं मोदी के सत्ता में आने की संभावना उत्प्रेरक का काम तो नहीं कर रही थी? इन तमाम सवालों पर अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यह हिंदुस्तान के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक काबिलियत की पहली तस्वीर थी। राष्ट्रपति भवन के विशाल प्रांगण में मोदी पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे थे, तो विशिष्ट मेहमानों की पहली पंक्ति में नवाज शरीफ और सार्क देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी मोदी के कूटनीतिक कौशल की गवाही दे रही थी। लेकिन अभी मोदी राज का सलीके से आगाज भी नहीं हो पाया कि नई सरकार के सामने अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर एक बड़ी चुनौती सामने आ खड़ी हुई है। 7 समंदर पार से आई ये खबर ने मोदी सरकार को सांसत में डाल दिया है। खबर यह है कि अमेरिका ने 2010 में बीजेपी की जासूसी कराई थी। जासूसी की सूत्रधार अमेरिकी खुफिया एजेंसी एनएसए थी। जासूसी के लिए बाकायदा अमेरिकी अदालत से मंजूरी ली गई। खलबली मचाने वाली ये खबर ऐसे वक्त में अतीत के बयाबान से बाहर आई जब मोदी सरकार अमेरिका से मधुर रिश्तों का ताना बाना बुनने में लगी है। मोदी की शपथ के साथ ही ओबामा का बधाई संदेश आया और दोनों नेताओं की पहली बैठक की बुनियाद भी तय हो गई। लेकिन ताजा खबर से रिश्तों के रंग में भंग पड़ने का खतरा पैदा हो गया है। बीजेपी के घर में अंदर से अमेरिका विरोध के सुर उठने लगे हैं। एक तरफ जहां हम अमेरिका के साथ संबंध सुधारने की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस दिशा में कार्रवाई कर रही है, वहां ये घटना निश्चित रूप से चिंता का विषय है। जिस तरह ये भारतीय जनता पार्टी की जासूसी हुई है उनके नेताओं की, और ये एक गहन चिंतन का विषय है और एक जांच का विषय है कि आखिर ये क्यों हुई, किसके इशारे पे हुई, और अगर हुई तो भारतीय जनता पार्टी जो आने वाली पार्टी थी उसके नेताओं के खिलाफ जासूसी करने की इजाजत क्या किसी मुल्क को है? मैं समझता हूं कि भारत सरकार को इस पर जांच करनी चाहिए और फिर कदम उठानी चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है। और आज वहाँ अपोजिशन पार्टीज के लिए कर रहे हैं तो फिर रूलिंग पार्टी के लिए भी हो रहा होगा। अब सवाल यह है कि इस नए खुलासे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन कदमों का क्या होगा जो अमेरिका से रिश्ते सुधारने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे थे। सवाल यह भी है कि आखिर 2010 में अमेरिका को बीजेपी की जासूसी कराने की जरूरत क्यों पड़ गई थी? जरा 4 साल पहले के राजनीतिक हालात को याद कर लीजिए। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। ये वो मनमोहन सरकार थी जिसने अमेरिका से परमाणु करार के सवाल पर लेफ्ट के समर्थन को दरकिनार कर दिया था और संसद में बहुमत की अग्नि परीक्षा से गुजरी थी। ये वो यूपीए सरकार थी जिसकी पृष्ठभूमि में अमेरिका से दोस्ती का नया युग था और जो 2009 में फिर से लोकसभा चुनाव जीतकर दोबारा सत्तासीन हुई थी। तब की बीजेपी और आज की बीजेपी की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क था। तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या अमेरिका को नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने का एहसास हो चुका था? क्या अमेरिका को बीजेपी का भविष्य दर्शन हो गया था?
यह उसे जासूसी कराने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि उसकी नजर में बीजेपी एक कट्टरपंथी पार्टी है। उनको जानना है कि साहब इनकी सोच क्या है, इनके विचार हर एक विषय में क्या है, वो पॉलिटिक्स में क्या सोचते हैं, वो इकोनॉमिक इश्यूज, ट्रेड, मिलिट्री इश्यूज, बायलैटरल इश्यूज, जो यूएसए के रिलेशनशिप हैं, सबके बारे में सोचते हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि इनके विचार अब क्या है, आगे जाके क्या हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो उस मनमोहन सरकार पर है जिसके पास सत्ता की कमान थी और जिसकी नाक के नीचे भारत की संप्रभुता को किनारे कर अमेरिका ने उस समय देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी की जासूसी करवा ली। ये सवाल इसलिए भी मौजूद हो जाता है क्योंकि तब अमेरिका की आर्थिक हालत डावाडोल थी और न्यूक्लियर डील से उसकी सेहत को नई संजीवनी मिलने की उम्मीद थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड को छोड़कर पूरी दुनिया की जासूसी करता है अमेरिका। सवाल यह भी कि क्या इसके पीछे अमेरिका की यही मंशा है कि दुनिया का दादा वो हमेशा बना रहे। तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पूरा पैनल न्यूज़ 24 पर मौजूद है। सबसे पहले अपने मेहमानों से मैं आपको मिलवा दूं। हमारे साथ एनके सिंह साहब स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अतुल अंजान सीपीआई के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। इसके अलावा आरएसएन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, आप रॉ में अधिकारी रह चुके हैं। पहला सवाल जीवीएल आप ही से है मेरा, चूंकि आप बीजेपी की तरफ से हमारे साथ इस वक्त हैं। जासूस आप लोगों का कौन था ये तो पता चल चुका है, अब आप सरकार में भी आ गए हैं, क्या इस जासूस के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे? सरकार ने इस जो रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ऑलरेडी एक अधिकारी को, अमेरिका की जो एक यहाँ जो उनके जो डिप्लोमेट्स हैं, उनसे एक सीनियर लेवल अधिकारी को बुला के उनको ऑलरेडी इस विषय में पूछताछ की है और ये संकेत भी दिए हैं कि इस तरह का एक फ्रेंडली स्टेट के साथ इस प्रकार का यदि कार्रवाई होता है, ये होते रहा है, ये बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि इसकी जो पूरी जांच, जो भाजपा के नाम, जो 6 पार्टियों के नाम अभी 2 दिन पहले जो वॉशिंगटन पोस्ट में जो लेख छपा है उसके बारे में जानकारी मिली, लेकिन 193 कंट्रीज का जासूसी चल रहा था। ये बात 2013 जून से पता था। तब भी भारत की सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। सवाल सुन लीजिए, आप लोगों की जो नीतियां होती हैं वो तो अमेरिका परस्त होती हैं, आर्थिक नीति से लेकर तमाम चीजें, इसके बावजूद अमेरिका आप ही लोगों की जासूसी क्यों कर रहा था? खैर, ये यहाँ पहले हमको जानकारी, पूरी जानकारी मिलनी चाहिए और सरकार इसको जुटने में लगी है। और जहां तक आपके प्रश्न है, जब एक कंट्री इस तरह की, उनका एक कोर्ट के तरफ से परमिशन दिया जाता है, उनके यहाँ एक फेडरल लॉ है जो यूएस फीसा करके, फॉरेन इंटेलिजेंट गैदरिंग सर्वेलेंस एक्ट के तहत इस तरह की एक ऑफिशियल तरह से इस तरह का एक कानून व्यवस्था की तरह से करते हैं। तो इस बात से आई थिंक एक संकेत तो दिया जाना चाहिए और ऐसे संकेत यूपीए के कार्यकाल में नहीं दिया गया। मेरे साथ चूंकि कांग्रेस यहाँ पे कोई नहीं है, नहीं तो मैं इस सवाल का जवाब उनसे लेता। जीवीएल, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, लेकिन अब मैं अतुल अंजान साहब को इस चर्चा में जोड़ना चाहूंगा। जीवीएल, आता हूं आपके पास। अतुल अंजान जी, अगर आप लोगों की अमेरिका जासूसी करे तो कोई बात भी, आप लोग वामपंथी हैं, जो दक्षिणपंथी पार्टियां उनकी जासूसी अमेरिका कर रहा है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, अमेरिका और उसकी नीतियों को आप समझने की कोशिश करिए। आज दुनिया के अंदर इंपीरियलिज्म का वो सबसे बड़ा सरदार है और नाटो का वो सबसे बड़ा नेता है। नाटो माने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जब सोवियत यूनियन था, कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन था, कोल्ड वॉर था, तब कहा जाता था कि कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन रूस के खिलाफ हमको जो है एक बड़ा मिलिट्री का ब्लॉक बनाना है ताकि हम उस ब्लॉक के खिलाफ लड़ सकें। आज तो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट कर गया, तो फिर आज नाटो की जरूरत क्या है? यूनाइटेड नेशन के फोरम में कहा जाता था कि अगर कम्युनिस्ट सोवियत का खत्म हो जाएगा तो नाटो भी खत्म हो जाएगा। आज तो पूरे के पूरे ईस्टर्न यूरोप के देशों को आप नाटो में ला रहे हैं। आज नाटो की सैन्य शक्ति को इस्तेमाल करके आप अमेरिका इराक में जा रहा है, नाटो के दूसरे देशों के सैनिकों को लेकर के अफ्रीका तक पहुंच रहा है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जा रहा है, युद्ध जहां फैल रहा है वहां जा रहा है, अफगानिस्तान में है और
वो ड्रोन से हमला करता है पाकिस्तान में नेटो के सहायता से। तो आज अमेरिका की जो विदेश नीति है, उस विदेश नीति का एक बड़ा हिस्सा है कि अपने देश की हितों के लिए और दुनिया के देशों को डराकर दौलत लूटने के लिए वो कहीं भी कार्रवाई करेगा और किसी की भी जासूसी करने का उसका अधिकार है। वो कि भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक मित्र है अमेरिका की, चाहे डेमोक्रेट की सरकार बने चाहे रिपब्लिकन की सरकार बनाए। भारत की भाजपा देखिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, उसी तरफ मैं भी इशारा कर रहा हूं। जो स्वाभाविक मित्र है, मित्र की ही जासूसी कर रहा है अमेरिका। तो कोई नहीं छोड़ता किसी को, अपने राष्ट्रीय हितों के लिए वो छोड़ते नहीं। ये समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। अब तो आंख खुलेगी कि नहीं खुलेगी, कि अभी बंद रहेगी? आंख खुलेगी जीवीएल नरसिम्हन। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की किसी विदेश किसी गवर्नमेंट से, किसी देश से न मित्रता है, न किसी प्रकार की हमें कोई दिक्कत है। ये दोनों देशों की परस्पर जो भी है, परस्पर जो फायदा के लिए परस्पर म्यूचुअल ट्रस्ट होनी चाहिए। जिस इस प्रकार की हरकतें इससे होती है, इससे एक तरह की किसी शक पैदा होता है और इसके लिए एक हाई लेवल पर बातचीत करना जरूरी है, जो भाजपा सरकार करने के लिए पूरी तरह सिद्ध है। लेकिन यूपीए सरकार ने इस तरह के अंदेशों, इस तरह के जो रिपोर्ट्स को पूरी तरह एक तरह से सलमान खुर्शीद जी ने इसको कोई बयान, इस पर कोई बयान करने के लिए भी सीरियस इशू नहीं माना गया। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं जीवीएल नरसिम्हा। आज गंभीर विषय की क्यों बात कर रहे हैं? यूपीए की तो सरकार ही नहीं थी, मामला तो आज सामने आया है। आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, वो नहीं गलत है। 2013 में ये बात सामने आया, ये मामला सामने आया। अतुल अंजान जी में तो बात ही नहीं। मैं एनके सिंह साहब से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। एनके सिंह जी, ये मामला सामने आया था, सलमान खुर्शीद जब विदेश मंत्री थे, उन्होंने बहुत ही हल्के में इस बात को एक तरीके से ले लिया था। क्या इस तरह के मामलों में इतने हल्के में हम ले सकते हैं? नहीं, ये पूरा मामला ही बहुत हल्के से लेने का नहीं है। ये किसी पार्टी का सर्विलेंस हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारी प्राइवेसी पे, हम सॉवरेन स्टेट हैं, हमारी प्राइवेसी पे हमला हो रहा है। आज पूरे के पूरे सभ्य समाज पे, पूरे वर्ल्ड के डेमोक्रेटिक स्टेट्स पे एक गहरा तमाचा है फीसा का एग्जिस्ट करना। फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विलांस एक्ट 1978 जो कि कम से कम 40 बार बदला गया। आज शर्म आती है कि यूएस का वो जो कोर्ट है, फीसा कोर्ट, वो ये अलाउ कर रहा है कि नहीं साहब, आप बीजेपी का सर्विलेंस, बीजेपी को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस पे रखिए। और ये जो एक्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस अलाउ करता है। तो कोर्ट ने कैसे अलाउ किया एक सब सॉवरेन स्टेट को कि नहीं, अब इशू ये नहीं कि बीजेपी का कर रहा है, इशू ये है कि बीजेपी के किसी आदमी का कर रहा होगा, किसी नेता का कर रहा होगा, वो एक इंडिविजुअल सिटीजन है। तो इशू ये है, हमें उद्वेलित इस बात पे हमारा जनमानस होना चाहिए कि अमेरिका को यह अधिकार कैसे अपने एक्ट से मिल जाता है कि वो फॉरेन सर्विलांस करके हमारी प्राइवेसी पे हमला करे। ये इशू है। फीसा का एग्जिस्ट करना पूरे सभ्य समाज पे तमाचा है। लेकिन तकनीक के इस जमाने में एनके सिंह साहब की जासूसी कोई ना करने पाए, बड़ा मुश्किल है कि आप उसको रोक पाए। सैटेलाइट के जरिए आप कमरे के अंदर बैठे मोबाइल पर कुछ देख रहे हैं, वो तक अमेरिका पकड़ लेता है, पता लेता है। क्योंकि इससे बचे कैसे फिर? जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये जिस तरह टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुए हैं। किस सभ्य समाज की बात कर रहे हैं? नहीं, आप किस सभ्य समाज की बात कर रहे हैं? 124 देश नाटो के आसपास टहल रहे हैं, क्या किस सभ्य समाज की? अतुल जी, मैं आप ही की बात कह रहा हूँ, आप ही की बात कह रहा हूँ कि बिल्कुल सही है कि पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को इस बात पे उद्वेलित होना चाहिए कि ये एक्ट खत्म हो अमेरिका से। अमेरिका को ये अलाउ नहीं किया जा सकता कि भारत की प्राइवेसी पे हमला करे, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस करे। एक तो ये है। दूसरा ये है कि उसी लिस्ट में ये बताया गया है कि भारत 5वां सबसे ज्यादा सर्विलेंस, अमेरिकन सर्विलेंस के लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट देश है। और आज से नहीं चल रहा है। सर, इसका तो ये मतलब है ना कि भारत को लेकर बहुत ज्यादा बेचैन है अमेरिका। मैं इस पे आता हूं। एक और मेहमान हमारे साथ हैं, आरसीएन सिंह हैं, आप रॉ में अधिकारी रह चुके हैं। सर, हमारी सिर्फ जासूसी होती रहती है या हम भी जासूसी कर पाते हैं कभी? नहीं, आप अगर कह रहे हैं कि रिसर्च और एनालिसिस विंग है तो कुछ तो काम करते ही है। और जब भी कोई वारदात होती है तो आप ही लोग सबसे पहले हमारे इंटेलिजेंस को ब्लेम करते हैं। देखिए, मुद्दा वो नहीं है। पॉलिटिकल इंटेलिजेंस तमाम देश करती है और करनी चाहिए, क्योंकि आप जिस कंट्री से डील करने वाले हैं वहां पर प्रिंसिपल प्लेयर्स कौन है। और ये मॉरल पोजीशंस मैं नहीं लेता। देखिए, कोल्ड वॉर के टाइम में मुझे मालूम है, यहाँ जब पार्टियां जब सपोर्ट करती थी सरकार को
तो वो डायरेक्शन कहीं और से आता था, ये आपको भी मालूम है जी। तो ये सब बातों में ना जाए। मेरा सबसे बड़ी मेरी शिकायत ये है कि ये देखिए वो डायरेक्शन कहीं और से आता था, ये आपको भी मालूम है जी। तो ये सब बातों में ना जाए। मेरा सबसे बड़ी मेरी शिकायत ये है कि ये देखिए जो एस्पियोनाज का सबसे अगर ब्रेजन केस जो हुआ था वो देवयानी का इशू था। मैं और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये चीज मैं आपको कह रहा हूं जी कि वो लेडी जो थी, आप इस रिपोर्ट में भी है कि वहां इंडियन मिशन पर खास नजर रखा गया था, यानी कि एस्पियोनाज हो रहा था। वो लेडी जो थी वो इन्वॉल्व थी, वो पूरे एम्बेसी का इंफॉर्मेशन इनको दे रही थी। जब उसका वो कॉम्प्रोमाइज हो गई तो उसके हस्बैंड को यहां से उठा के उसको यहां से ले जाया गया। साहब आप क्या अमेरिका के साथ ऐसा कर सकते हैं कभी? बिल्कुल। देखिए सवाल उस दिन सारा हिंदुस्तान आप कह रहे हैं। जीवीएल नरसिम्हा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। नहीं मेरी बात सुनिए। छोटे में बोलिएगा सर जी, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए छोटे में। हाँ लेकिन शर्म की बात क्या है, तो यहां लोगों ने, आपके अखबार वालों ने क्या डिबेट चलाया कि देवयानी का आदर्श में गैर कानूनी फ्लैट है। अरे साहब वो तो हिंदुस्तान की बात है। जब इतना बड़ा एस्पियोनाज केस हुआ तो हमारा बाई कांग्रेस और बीजेपी और ये सारे जो तमाम पार्टियां हैं उन्होंने अपने डिफरेंसेस सिंक करके ये ब्रेजन एस्पियोनाज के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाई थी? आज एक स्नोडेन ने बोल दिया तो इतनी बड़ी बात हो गई है। अच्छा ठीक है, जीवीएल नरसिम्हा साहब, ऐसे क्या कदम सरकार उठाएगी कि आगे जो आप कह रहे हैं प्रोटेस्ट भी दर्ज करवाया गया है, ऐसे क्या कदम सरकार उठाने जा रही कि आगे से कम अमेरिका ऐसी हिमाकत ना करे? आता हूं सर आपके पास। मेरा सवाल जीवीएल नरसिम्हा से है। आप सवाल दोहराइएगा। मेरा सवाल सर आपसे यह है कि बार बार इस तरह की चीजें होती है, जासूसी कोई पहली बार हो नहीं रही है। और जैसा कि उन्होंने बोला भी, हमारे साथ एक और मेहमान है कि कोल्ड वॉर के टाइम तो और ज्यादा ये चीजें होती थी, अमेरिका और रूस के बीच जब दो ध्रुवीय दुनिया थी। भारत की जासूसी भी हमेशा होती रही, लेकिन अब आपकी सरकार है, तमाम दावे किए गए। नरेंद्र मोदी साहब बढ़ चढ़कर भाषण दिया करते थे और उन्होंने साफ कहा था कि न हम आंख झुकाएंगे भी नहीं किसी के सामने और आंख मिलाकर हम बात करेंगे। क्या आपकी सरकार ऐसा करेगी कि कम से कम अमेरिका वैसी हिमाकत ना करे आगे से? बिल्कुल, पार्टी हर स्तर पर, और क्योंकि उनके बड़े अधिकारी फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी मिलने वाले हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी मिलने के लिए आ रहे हैं। अमेरिका आज एक तरह से बेचैन है, अब भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहती है। संबंध जिस प्रकार देवयानी वाली जो केस के बाद जिस प्रकार दोनों देशों के बीच बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा डिवाइड बन गया था, एक तरह से उसको सुधारना चाहती है, भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहती है। तो ऐसे स्थिति में भारत के साथ इस तरह का व्यवहार करे, ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो मैं समझता हूं हर स्तर पर इसकी बात होगी। अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट को देखना चाहेगी। ऐसा कोई किसी पर सर्वेलेंस करके अपने इंटरेस्ट को गंवाना उनका भी पॉलिसी नहीं रहेगा। लेकिन ये लगता है ये पूरे विश्व भर में कर रहे हैं, 193 कंट्रीज में कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के ऊपर भी इस तरह का सर्वेलेंस हो रहा है। नहीं, हमें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे ना कि कम से कम आगे हमारे साथ ऐसा बर्ताव ना हो। एनके सिंह साहब, जब ये एक्ट बना था उस समय इस तरह का बात सर्विलेंस के लिए नहीं था, हाई लेवल पर होगा। एक्ट जब बना था तो वो था फॉरेन के इशू पे डोमेस्टिक सर्विलेंस के लिए ये करेगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब 9/11 हो गया तो उसके बाद इसको और तगड़ा किया गया, स्ट्रिंजेंट बनाया गया। और 2001 के बाद से यह माना गया कि नहीं, अगर कुछ ये लगता है कि टेररिज्म, हमारे यहाँ टेररिज्म को लेके अगर विदेश में भी कुछ हो रहा है तो हम ये सर्विलेंस करेंगे। इस करके सुप्रीम कोर्ट में जब ये एक्ट किया तो कई बार चैलेंज हुआ इसकी वैलिडिटी को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बहाल किया। तो ये सिर्फ टेररिज्म को लेके ये एक्ट था। टेररिज्म अगर कहीं अमेरिका के खिलाफ हो रहा है तो उसको लेके था। लेकिन क्या बीजेपी के खिलाफ जब कोर्ट ऑर्डर देती है तो क्या बीजेपी टेररिस्ट है? किस आधार पे आपने बीजेपी का सर्विलांस किया? जी, एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। फिर इंडिविजुअल प्राइवेसी आप कैसे खलल किसी सॉवरेन स्टेट में दे सकते हैं, ये दूसरा सवाल है। तो ये दोनों सवाल लेके मेरे ख्याल से इंटरनेशनल कम्युनिटी को काफी तेज इस पे रिएक्ट करना चाहिए कि ये सर्विलेंस, ये एक्ट आपके यहाँ नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्राइवेसी में खलल है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा, और ये 1 साल पहले जब गार्जियन ने ये इशू उठाया कि साहब इंडियन एम्बेसी जो वहां पे है
अमेरिका में, वो भी स्पाई की जा रही है, उसके अंदर भी कुछ गैजेट्स लगा रखे हैं। तो सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं, इसको बहुत तूल देने की जरूरत नहीं है। तो जो आरपी सिंह साहब कह रहे हैं, जो हमारे रॉ के अफसर हैं, और बहुत ही फोर्थराइटली कह रहे हैं, बात सही है कि तमाम चीजें हमेशा होती रही है। केजीपी के गोद में हमारी गवर्नमेंट कई बार बैठी रही है। जब कोल्ड वार का जमाना था 1973 में, इसी केजीबी ने 3872 आर्टिकल्स लिखवाए भारत में, और प्रो इंदिरा गांधी आर्टिकल लिखवाए। तो ये सब चलता रहता है, फॉरेन इंटेलिजेंस और ये स्पियोनेज, ये काफी चलता है, एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं। लेकिन जब आप एक सवाल ये भी, अतुल अंजान जी से मैं इसका जवाब लेना चाहूंगा। अतुल अंजान जी, आपको नहीं लगता कि अमेरिका की दखल अंदाजी अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है? आप लोग भी जब यूपीए 1 में कांग्रेस के साथ थे, उस दौरान आप लोगों ने साथ भी छोड़ा था, न्यूक्लियर डील पर के दौरान भी तमाम बातें आप लोगों ने कही थी कि अमेरिका कैसे हमारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। हमने तो कहा था, और हमने सीना ठोक करके सारे प्रमाण सामने रख के कहा था। हमने कहा था न्यूक्लियर रिएक्टर जो अमेरिका के बाजार में, फ्रांस के बाजार में किनारे फेंक दिए गए हैं, उनको भारत में बेचे जाने का काम है। 100 अरब के न्यूक्लियर रिएक्टर बेचे जाएंगे, और बेचने की कोशिश भी हो गई, शुरू है काम वो सारा। इसीलिए हमने विरोध किया था। हमारा कोई अमेरिका से जाति दुश्मनी नहीं है, नीतिगत सवाल है। और यह सब, और तब भी इस देश के अंदर ऐसे तमाम लोग थे, तमाम लेखक और पत्रकार थे, बड़े भारी चिंतक और दार्शनिक थे, बड़े राजनीतिक सलाहकार थे, जो ये कह रहे थे कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील का विरोध करने वाले देशघाती हैं, देश विरोधी हैं। और आज तक न्यूक्लियर डील मनमोहन सिंह करने के बाद आज 7 साल हो गए, 1 यूनिट बिजली नहीं पैदा हुई, 1 यूनिट बिजली नहीं पैदा हुई। और इसके लिए सांसद खरीद लिए गए, पार्लियामेंट तोड़ डाली गई, सारी नियम कानून खोल दिए गए, हजारों आर्टिकल भारत और अमेरिका के इस संधि, इस न्यूक्लियर डील के बड़े संबंधों में, बड़ी उसकी खूबसूरती में, उसके गुणगान में लिख डाले गए। ये नई परिस्थिति तब पैदा हुई थी। और इसलिए आज देश के सामने सीआईए क्या कर रहा है, ये अमेरिकन सेंटर जो कस्तूरबा गांधी मार्ग पर दिल्ली में है, इसमें एक सुपर कंप्यूटर है, भारत के सभी लोगों की जासूसी, उसके सारे तमाम चीजों को यहां दिया। ये आधार क्या चीज है, ये आधार से भी आपके सारे के सारे देश की सारी चीजों को उठा करके विदेश से अमेरिका, इसके अलावा फेसबुक, गूगल से लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं। 22-26 करोड़ का देश दादागिरी करता है आपके पास सुपर टेक्नोलॉजी। सर आता हूं आपके पास दोबारा। आरएसएन सिंह साहब, ये सब जो तकनीक है, फेसबुक है, गूगल है, ट्विटर है, क्या ये भी एक बड़ा हथियार बन गया अमेरिका के लिए जासूसी करने के लिए? इसके जरिए पूरी दुनिया पे वो नजर रख सके? साहब एक चीज है, एक कहते हैं जब एयर वेव्स एक बार जब एयर में चली जाती है ना, तो वो इट बिलोंग्स टू नोबडी। लेकिन मेरा ये देखिए, स्पिनाच का जब बात चल रहा है, अंजान साहब ने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील की बात की। मैं इसमें नहीं जाता उसके मेरिट्स या डिमेरिट्स में, लेकिन हाँ एक चीज जरूर परेशान करने वाली बात थी कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे, वो उनका रवैया ऐसा था कि अगर ये जैसे डील ना हो तो उनकी पूरी दुनिया बिखर जाएगी, वो जैसे लुट जाएंगे, ऐसा उनका वो था। चलिए उस डील पर हम बात नहीं कर रहे हैं। जब रशियन रिएक्टर हमारे यहाँ कुंडा, हम उस डील पे बात नहीं कर रहे हैं सर, बात आज अमेरिकी जासूसी पर हो रही है। अच्छा जीबीएल नरसिम्हा आप बताइए। जी आता हूं सर। जीबीएल नरसिम्हा, आप बीजेपी के नेता हैं, ये बताइए बीजेपी की जासूसी? नहीं, सवाल तो ये है, इससे क्या फायदा अमेरिका का होता है आपकी जासूसी करके? ये इसकी जवाब न मेरे पास है, ना आपके पास है, न किसी के पास है। बिल्कुल इसकी जानकारी लेनी चाहिए, जानकारी मांगेगी सरकार। यदि ये सही है, ऐसा बीजेपी पर निगरानी रखा गया, तो क्या कारण था एक राजनीतिक पार्टी, एक अपोजिशन पार्टी पर इस तरह का सर्वेलेंस करना? ये बिल्कुल इट्स बहुत ही आई थिंक गंभीर एक मामला है। ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, भारत के अंदर विषयों पर दखल देने वाली बात है। तो मुझे लगता है इस पर बिल्कुल जानकारी लेने की प्रयास किया जाएगा, किस आधार पर इस तरह का जानकारी लीजिए। देश की जनता भी ये जानकारी चाहती है कि अमेरिका ऐसे जासूसी क्यों करता है। कोई कारण नहीं है। सिंह जी, बीजेपी की जासूसी क्यों, इससे अमेरिका का क्या फायदा होता है? नहीं, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस जो लेते हैं उससे फायदा ये होता है कि वो अपनी पॉलिसी उसी हिसाब से टेलर करते हैं, फ्यूचर पॉलिसी। अगर मान लीजिए कि उनको ये जानकारी मिल रही है कि नरेंद्र मोदी का सपोर्ट बेस काफी बढ़ रहा है, तो अकॉर्डिंगली ही वो अपने एटीट्यूड को चेंज करेंगे। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, पूरे वर्ल्ड में होता है कि फॉरेन इंटेलिजेंस के गैदरिंग प्रोसेस में आप पॉलिटिकल इंटेलिजेंस लेते हैं, लेकिन उसका तरीका ये है कि आप इंडिविजुअल से बात करते हैं, असेसमेंट करते हैं, लोकल अखबार पढ़ते हैं वहां के, उस कंट्री के, उससे असेसमेंट लेते हैं। बहुत सारे ट्रेडिशनल तरीका है। अभी आप देखिए कि एक इंटरनेशनल
वो हुआ, फेयर हुआ, जिसमें कि ये डिस्प्ले किया गया और पब्लिकली किया गया कंपनियों द्वारा कि साहब ये जो हमारा इक्विपमेंट है, एक बार अगर आपकी आवाज टेलीफोन पे सुन ले तो पूरी जिंदगी आप कहीं दुनिया में कहीं भी रहें, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के पास रहें, ये क्या आपने बोला है ये सारा हम रिकॉर्ड कर लेंगे। और ये अमेरिका के पास है, मेरे ख्याल से इंडिया के पास भी होगा। तो खतरा ये है कि इस तरह की आवाज अगर मान लीजिए कि आपने टेलीफोन पे बोला है और आपका वो डाटा फीड हो गया है उस इक्विपमेंट में, तो उसके बाद दुनिया में आप कहीं भी रहें, कुछ भी बोले, जब भी टेलीफोन पे बोलेंगे, आपका मूवमेंट, आपकी बातचीत सारी वो रिकॉर्ड कर सकता है। अगर ये लेवल आ गया है स्पियोनेज का, तो आप मतलब समझ इसका सकते हैं। सीधा सा मतलब है कि अमेरिका तकनीकी तौर पर अगर बहुत आगे है दुनिया के तमाम मुल्कों से, उसका वो बेजा इस्तेमाल भी कर रहा है। लेकिन बीजेपी की जासूसी क्यों, ये सवाल मैं अतुल अंजान जी आपसे भी पूछूंगा। तो हमारी, आपकी और दुनिया के तमाम देशों में रहने वाले लोगों की जासूसी अमेरिका करता रहता है, कभी फेसबुक के जरिए, कभी ट्विटर के जरिए, या फिर तमाम ऐसे ऐप्स जो मोबाइल पर अक्सर आप डाउनलोड करते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की जासूसी क्यों कर रहा था अमेरिका? ये जो नया खुलासा हुआ है उसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। इसी पर हम बातचीत करें अपने मेहमानों के साथ। और अतुल अंजान जी, इस सेगमेंट की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी हुआ है उसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। इसी पर हम बातचीत करें अपने मेहमानों के साथ। और अतुल अंजान जी, इस सेगमेंट की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा मैं। भारतीय जनता पार्टी की जासूसी क्यों, अमेरिका क्यों बीजेपी की जासूसी कर रहा था? खैर देखिए, एक तो जासूसी, मैंने आपसे कहा कि अमेरिका अपने को संपुष्ट करने के लिए अपने मित्रों की भी जासूसी करता है, अपने विरोधियों की भी जासूसी करता है, हर प्रकार से उनके व्यक्तित्वों की जासूसी करता है। एक बार जब एक पूरे दौर में पिछले 20 वर्षों के अंदर जो लैटिन अमेरिका के देशों में क्यूबा के राष्ट्रपति फिडेल कैस्ट्रो का इतना प्रभाव था और उसका आकर्षण इतना था, यूरोप के नौजवान उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे चे गुवेरा के, तो फिडेल कैस्ट्रो की दाढ़ी को उन्होंने कहा कि यही आकर्षण का केंद्र है, ये यूएस की इंटेलिजेंस ने कहा। और क्यूबा के राष्ट्रपति के जूते में एक ऐसा पाउडर डाला गया कि ताकि उससे उनकी दाढ़ी झड़ जाती, लेकिन उसका पहला काउंटर उनको पता लग गया उस जूते का इस्तेमाल। इसलिए व्यक्तित्व का ही नहीं, पूरी आदमी के संपूर्ण उसका भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी विपक्ष की राजनीतिक पार्टी है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। उसके तमाम नेताओं की भाव भंगिमाएं क्या है, उसकी सोच क्या है, और सबसे बड़ी बात कि वो आरएसएस के द्वारा संचालित होती है, उसकी क्या सोच है। और इसलिए भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जब 11 वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर वो टावर गिरने के बाद वो जो एक किताब आई थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, उस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस में तमाम तरह के प्रश्न उठाए गए थे और उसमें माइनॉरिटीज, इंटरनेशनल माइनॉरिटी, क्रिश्चियंस का सवाल बड़े तेजी से उठा था। इससे भारत में भी भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों का क्या असर है, क्या काम करने का तरीका है, यह भी अमेरिकन इंटेलिजेंस जानना चाहता था, क्योंकि उसका एक काम दुनिया के अंदर क्रिश्चियनिटी की हिफाजत करना भी है नेटो के साथ, यह भी एक प्रमुख कारण था भारतीय जनता पार्टी। जीवीएल, मैं आपके पास आऊंगा, आरएसएन सिंह आपके पास भी आऊंगा, लेकिन एनके सिंह जी, एक सवाल मुझे कौंध रहा है मेरे जहन में कि कहीं इसके पीछे मोदी फैक्टर तो नहीं? ऐसा तो नहीं अमेरिका को लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से पॉपुलर हो रहे हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी की भी जासूसी करो, पता करो क्या चल रहा है अंदर? अखिलेश, बिल्कुल यही मेन पॉइंट पे आप अब आए हैं। फैक्ट ये है कि हम लोग भी 2010 से ये देख रहे हैं कि मैन टू बी वॉच्ड कौन है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में। तो एक तरफ राहुल गांधी थे, एक तरफ नरेंद्र मोदी थे। तो एनालिसिस में हम लोग भी ये देख रहे थे कि कौन है। नेचुरली अमेरिका का इंटरेस्ट था कि ये व्यक्ति किस तरह से इमर्ज कर रहा है, क्या क्या फैक्टर्स है, और अगर ये इमर्ज करता है तो पॉपुलर सपोर्ट बेस कितना हो जाएगा एक ऐसी बीजेपी का जिसका सपोर्ट बेस काफी नीचे चला गया है, 18.5% रह गया है, कहां तक वो ले जा पाएगा। नेचुरली ये फॉरेन इंटेलिजेंस में ये इस गेम में होता है। तो उनका सबसे बड़ा जो स्रोत था, सबसे बड़ा टारगेट था, वो थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का इमरजेंस, और नरेंद्र मोदी को चूंकि ये माना जाता था हार्डकोर एक इमेज थी, तो ये माना जाता था कि नरेंद्र मोदी, उसके साथ आरएसएस, आपने जो कहा कि संघ का सर्विलेंस भी हो रहा होगा, बिल्कुल सही है कि संघ के साथ भी ये हो रहा होगा, और ये देखने की कोशिश हो रही होगी नरेंद्र मोदी का इमरजेंस किस तरह हो रहा है और क्या क्या चीजें इस प्रोसेस में आ रही हैं। तो नेचुरली अमेरिका बहुत इंटरेस्टेड होगा इसको करने में, और अकॉर्डिंगली चूंकि सपोर्ट बेस लगभग साफ समझ में आ रहा था इस चुनाव के करीब 6 महीने पहले से कि बीजेपी अगर नरेंद्र मोदी को लाती है तो ये काफी बड़ा गेन करेगी, तो नेचुरली बीजेपी को भी उसमें इंटरेस्ट होगा। तो 2010 से ये सर्विलेंस अगर हो रहा है तो नेचुरली मैन टू बी वॉच नरेंद्र मोदी थे, लिहाजा ये नरेंद्र मोदी को लेकर ही सर्विलेंस था, और ये देखने के लिए कि अगर हार्डकोर हिंदुत्व का एक वो आता है
की गवर्नमेंट आती है तब अमेरिकन पॉलिसीज को किस तरह टेलर करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, या उसको थ्वार्ट करना पड़ेगा, उसको फ्रस्ट्रेट करना पड़ेगा, ये पॉलिसीज में उनके रहता है। लेकिन जीवीएल, आपसे मेरा सवाल है, क्या हो सकता है वजह? आपको लगता है कि मोदी फैक्टर हो सकते हैं? मोदी ने कभी कोई ऐसा बयान तो दिया नहीं जिससे ऐसा लगे कि वो एंटी अमेरिका हैं या किसी तरह की कोई उनकी दुश्मनी रही हो। आप लोग की नीतियां तो हमेशा ऐसी ही रही हैं कि अमेरिका के साथ ही दिखते हैं। ऐसे में क्योंकि जासूसी अमूमन उसी से की जाती है जिसे खतरा महसूस हो। अब देखिए, आई थिंक हम तो इस बारे में कोई स्पेकुलेट में नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये सिर्फ स्पेकुलेशन ही होगा, क्योंकि 2009 मई में महीने में यूपीए सरकार दोबारा चुन के आई थी, उनके खास अच्छे संख्या पार्लियामेंट में था, तो इसलिए कोई उनकी स्टेबिलिटी को लेकर किसी प्रकार अमेरिका के साथ भारत का संबंध बहुत अच्छे थे। 2010-11 तक मुझे नहीं लगता है इस सरकार यूपीए सरकार का जो डाउनफॉल शुरू हुआ वो भी 2011 ऑनवर्ड शुरू हुआ है। 2010 में ऐसा कोई हालात नहीं थे कि यूपीए सरकार बहुत बड़ा हार की तरफ बढ़ रही है, ऐसा कुछ नहीं था। तो लेकिन बीजेपी को क्यों इसमें शामिल किया गया, बीजेपी से क्या जानकारी लेना चाहते थे, ये बिल्कुल एक बहुत ही एक गंभीर मामला है। एक पॉलिटिकल पार्टी पर इस तरह का करना, क्या इसमें भारत से भी क्या संपर्क किया था, ये भी एक जानने वाली विषय है। क्या भारत की सरकार को इसको लेकर कोई अंदेशा था, कोई जानकारी थी, या बिल्कुल बिना किसी जानकारी से इस तरह का जासूसी किया गया, ये सारे जानने वाले पहलू है। ठीक है। और हो सकता है भारत की बीजेपी की क्या रवैया है अलग अलग बिल्स को लेकर, अलग अलग पॉलिसीज को लेकर, भारत में बीजेपी हो सकता है इस वजह से भी जासूसी हो रही हो। आरएसएन सिंह साहब है, लेकिन जब तक आरएसएन सिंह हमारे साथ हैं, आप रॉ में खुद रह चुके हैं अधिकारी। आरएसएन सिंह जी, एक बुनियादी सवाल है मेरा कि अगर मान लीजिए विदेश से जासूस हमारे यहां आते हैं या कुछ और तकनीकों का इस्तेमाल करके जासूसी करवाई जाती है, तो हमारे जो तमाम संगठन हैं, जो इस तरह की एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही होती हैं उस वक्त? क्या उनकी नजर नहीं रहती ऐसी हरकतों पर? देखिए साहब, एक तो असेसमेंट की बात है, तो नरसिम्हन साहब है, मैं बता दूं, जिस तरह से ये लोग सेफोलॉजी करते हैं उस तरह से इंटेलिजेंसीज भी अपना सेफोलॉजी करती हैं, क्योंकि किसी भी देश का किसी एक सरकार में बहुत हाई स्टेक्स होता है। तो जैसे आईबी भी अपना सेफोलॉजी करती है इलेक्शंस के पहले, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं, वो असेसमेंट में कोई वो नहीं है। अब दूसरी चीज रही है जो सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग और इसकी बात है जी, वो इसलिए लोग करते हैं कि शायद अमेरिका कर रहा है ताकि वो लीडर्स को मैनिपुलेट कर सके, उनकी दुखती रग को कहीं पकड़ लें वो, उसके बाद वो ब्लैकमेल शुरू हो जाता है। ये तमाम चीजें होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो जॉन मैकेन इस समय आए हैं जी, उस चीज को भी नजरअंदाज मत कीजिए। जो अभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ओबामा के नीचे, इंडिया के साथ साथ जितने सारे ब्रिजेस हो सकते थे तमाम, मतलब उन्होंने ब्रिजेस सारे बर्न कर चुके हैं अपने जी। तो एक ये अभी रिपब्लिकन्स का शायद वो मौका है। और ये भी इस चीज को भी ध्यान दीजिए कि जॉन मैकेन एरिजोना को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे बोइंग और रेदन कंपनीज है। तो ये सारी चीजें, वहां का इंटरनल डायनेमिक्स भी है जी। और ये जो स्नोडेन का जो लीक हुआ है, इसका टाइमिंग पर भी आप देखिए कि जॉन मैकेन जो कि एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे एक पिछले बार, तो उसमें कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं मैं उस पर आगे बात करूंगा। लेकिन एनके सिंह साहब, एक जानकारी अपने दर्शकों को सर, आता हूं आपके पास, एक जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो जासूसी हुई है, सर आता हूं आपके पास, बीजेपी की जो जासूसी हुई है, उसके अलावा दुनिया की और भी कुछ पार्टियां हैं, 6 पार्टियां जिनकी जासूसी हुई, उनमें लेबनान की अमल पार्टी है, भारत की जो है बीजेपी, उसका तो हमने आपसे जिक्र किया, वेनेजुएला की पार्टी है, बोलिवेरियन कॉन्टिनेंटल कोऑर्डिनेटर ऑफ वेनेजुएला, मिस्र की मुस्लिम ब्रदरहुड है, पाकिस्तान की पीपुल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, और मिस्र की नेशनल सॉल्वेशन फ्रंट है। क्या एनके सिंह साहब, इन पार्टियों के बीच किसी तरह की कोई समानता आप देखते हैं कि अगर इन पार्टियों की जासूसी अमेरिका कर रहा है तो उसके पीछे कुछ खास वजह होगी? नहीं, ये सारी पार्टियां इमर्जिंग फोर्सेस रही हैं या पॉलिटिकल प्रोसेस में मेन किरदार निभाती रही हैं। तो ऑब्वियसली फॉरेन इंटेलिजेंस में ये वो होता है कि भाई इस पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा है, पब्लिक रिसेप्शन कैसा है, इस पार्टी का आइडियोलॉजी कोई चेंज तो नहीं हो रहा है। तो ये बहुत नॉर्मल चीज है कि वो करते हैं। और ये जो 6 आप बता रहे हैं, ये अपने अपने टाइम में या तो गवर्नमेंट में रहे हैं या मेन पार्टीज के रूप में रहे हैं।
बीजेपी का अगर वो 2010 में कर रही तो ये मान के कर रही है कि 2010 में उस समय 2G स्पेक्ट्रम हो चुका होता है और 2G स्पेक्ट्रम को लेके पब्लिक परसेप्शन यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ काफी नीचे आ चुका होता है। 2010 ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही थी, लगातार गवर्नमेंट का स्टॉक गिरता जा रहा था। तो ऐसे में अमेरिकन फोर्सेस, अमेरिकन इंटेलिजेंस को यह ऑब्वियस है लगा होगा कि नहीं, अब बीजेपी ये पार्टी है, इट हैज टू बी वॉच्ड, और इसमें जो मेन आदमी है वो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को ये लगभग लग गया था कि नहीं, बीजेपी को अगर अपने को निकालना है तो नरेंद्र मोदी को लाना होगा। तो ये सारी चीजें उस स्कीम के तहत की है, लेकिन खतरा इसका सिर्फ ये है कि बीजेपी, क्या वजह है कि अमेरिका का इंडिया को लेके 5वां सबसे ज्यादा सर्विलेंस का जो लिस्ट है उसमें 5वें नंबर पे इंडिया रहती है। इस तरह हमारी पूरी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। हम जो बार बार कह रहे हैं वो ये है कि अगर आज अमेरिकन सैटेलाइट 24 सैटेलाइट है जो कि जीपीएस के हिसाब से ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है वो आपका हमारे सारे मूवमेंट्स देखता है, सारे मूवमेंट्स। आपको याद होगा कि इराक वार जब हुआ था तो रशियन जो आर्म्स गए थे वहां पे, रशियन जो इक्विपमेंट गए थे, उन्होंने इनके जीपीएस को ब्लॉक कर दिया था, इनके ऑपरेशन को, लिहाजा इनके सारे जो मिसाइल्स होते थे वो टारगेट पे जाते ही नहीं थे। तो आज अगर इतना बड़ा खतरा है कि जीपीएस अमेरिका के हाथ में है जी, अमेरिका उसको जब चाहे फ्रस्ट्रेट कर दे, उसको ब्लॉक कर दे, ऐसे में फॉरेन इंटेलिजेंस के हाथ में हम किस तरह खेल रहे हैं, देश की सॉवरेंटी खतरे में है। इसलिए आप जीडीपी चाहे जितना भी बढ़ा लें, लेकिन आज अगर अमेरिका एक नस दबा दे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका सारा डाटा उसके पास। अब ऐसे में सवाल यह है अतुल अंजान जी, इस चीज को कैसे रोकें? इसके लिए सरकार की विदेश नीति कैसी हो, क्या हो, किस फ्रंट पे कैसे हम काम करें? देखिए, ये मामले जो थे आए थे सामने ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम्स के, ये जो अमेरिका का सिस्टम है सर्विलेंस का, ये है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारी जो सरकार केंद्र में आती है उसके विदेश मंत्री, उसके प्रधानमंत्री अमेरिका के दबाव में हो जाते। सलमान खुर्शीद साहब क्या थे? एक तरीके का भारत के विदेश मंत्री कम अमेरिका के भारत में राजदूत जैसे स्थिति होती है अमेरिकन राजदूत की, वैसे हमारे देश के विदेश मंत्री की स्थिति थी। मैं बहुत कड़ा तीखा व्यंग कर रहा हूं उनके ऊपर। भारतीय हमारी आवश्यकताएं, हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा, हमारे आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के दौर में जो घुटन पैदा हो रही है, उससे उपजे हुए असंतोष को इकट्ठा करके यह लोग हमारे देश के विरुद्ध एक षड्यंत्र इकट्ठा करते हैं। इससे जरूरत इस बात की है कि हम अपने देश की नीतियों को ऐसा बनाएं जिससे गरीबी खत्म हो, महंगाई खत्म हो, हमारे देश के अंदर लोगों के बीच में धार्मिक कट्टरतावाद खत्म हो, धार्मिक सहिष्णुता पैदा हो, देश के अंदर इमोशनल इंटीग्रेशन हो, भावनात्मक एकता हो, हिंदुस्तान में ही तैयार हो, डट कर मुकाबला कर सकते हैं। और अतुल अंजान जी, ये भी बहुत जरूरी है कि तमाम नीतियां भारत में ही तैयार हो, अमेरिका में ना तैयार हो। निश्चित रूप से ये तो है ही है जी। जीवीएल नरसिम्हा, देखिए जरूरी भारत में अमेरिका की क्या करेंगे? वर्ल्ड बैंक नीतियां बना के आर्थिक क्षेत्र में वर्ल्ड बैंक देता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है। हमारे चैम्बर्स में आपके इसमें कह रहा हूं सर, ये जो हमारे चैम्बर्स हैं, अतुल जी मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। चैम्बर्स की बात आ रही है, मैं वापस आज के विषय पे लौटना चाहता हूं। आप सुनिए जी, ये क्या है चैम्बर्स? ये चैम्बर्स अमेरिका के वित्त विभाग के एक ब्रीफ होल्डर्स की तरह काम करते हैं। चलिए ठीक है, फिल्म नीति क्या हो, शिक्षा नीति क्या हो, जासूसी के मसले पे एक बार फिर से मैं वापस लौट रहा हूं, विकास नीति क्या हो, आयात नीति, मेरा सवाल जीवीएल नरसिम्हा से है। सबको बनाइए चैम्बर्स कौन है? ठीक है, सीसीआई कौन है? फिकी कौन है? एसोचैम। ये देश के निर्माता बन गए। अतुल जी देखिए, अतुल जी मैं आता हूं आपके पास। मेरा सवाल जीवीएल से है, बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। जीवीएल, ये जो मामला है इसकी बड़ी तस्वीर अगर हम देखें तो ना सिर्फ आपकी पार्टी की जासूसी हुई, बल्कि हमारी, आपकी और तमाम देश की जो जनता है उसकी निजता भी खतरे में है। इसको बहुत ही गंभीरता से लेना पड़ेगा आपकी सरकार को, क्योंकि जिस नेता का सर्विलेंस हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, वो भी एक इंडिविजुअल नागरिक है। जी 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 जीवीएल। और सरकार इस बात को लेकर गंभीर है, और जो भी हाईएस्ट लेवल पर जहां जहां बात होगी इस बात को लेकर आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तरफ से भी आपने बयान सुना है। तो आधिकारिक तौर पर कहा गया है यूपीए की तरह भाजपा इस बात को इसको नजरअंदाज नहीं करेगी और हर स्तर पर इसकी बात होगी। जो भी खासकर जो भाजपा को लेकर जो 2010 में जिस प्रकार कोर्ट ने समन दिया है, मुझे लगता है इस बात को लेकर काफी गंभीर होगी। क्यों, क्या कारण था, ऐसा क्या विषय थे
भाजपा जैसे एक राजनीतिक पार्टी पर इस प्रकार का यूएस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज को क्या जरूरत पड़ी? वाकई यदि सही है, पहले उसकी जानकारी पुष्टि लेनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, उसके बाद तमाम विषयों पर जानकारी लेनी पड़ेगी और हर स्तर पर बात होगा। क्योंकि आज देखिए भारत जितना अच्छा संबंध रखना चाहता है अमेरिका उतना ही कीन है। मंत्रालय ने, आपके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, आपके विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कह दिया है अखिलेश आनंद जी हमने बुलाकर उनको कह दिया है और भविष्य में दोबारा ऐसा काम ना हो। चैप्टर क्लोज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी में यह हिम्मत नहीं पैदा रही। उन्होंने कह दिया चैप्टर क्लोज हो गया। अमेरिकी राजनयिक को बुला के कह दिया कि अमेरिका दोबारा ऐसा काम न करे, खत्म हो गया ये चैप्टर। ये बताइए, अगर भविष्य में ओबामा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है तो क्या वहां भी यह विषय उठाया जाएगा? क्या इस पर चर्चा होगी, बातचीत होगी? किस स्तर पर किन किन के बीच इस बात की चर्चा होगी मुझे उसकी जानकारी नहीं है। ये सरकार के अधीन, सरकार जहां जिस लेवल पर जिस अधिकारी से जिस मंत्री हो, विदेश मंत्री के लेवल पे बात करना है, अध्यक्ष की नेशनल देखिए भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं, बीजेपी की सरकार है, बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो आप कह सकते हैं ये सरकार। आप अपनी बात को दोहराइए। मेरा सवाल आपसे यह है जीवीएल, आप कह रहे हैं कि आपको इसकी जानकारी नहीं चली, मैं मान लेता हूं आप सरकार में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस देश में, आप उसके वरिष्ठ नेता, ये बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? राष्ट्र प्रमुखों के बीच ये बात भी होनी चाहिए कि नहीं? क्या ये छोटा मामला है? मैं कह रहा हूं सरकार में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस देश में, आप उसके वरिष्ठ नेता, ये बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? राष्ट्र प्रमुखों के बीच ये बात भी होनी चाहिए कि नहीं? क्या ये छोटा मामला है? मैं कह रहा हूं बिल्कुल। ये पहले आज खबर आते ही इसके बारे में सरकार ने हाई लेवल पर अधिकारियों से बात किया है, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने इस पर बात किया है और हर स्तर पर बात होगी जी। लेकिन वो किस लेवल पर ये बात होगी, किस विषय किस संदर्भ में ये बात उठेगी, इसकी जानकारी मुझे कोई नहीं है। चलिए ठीक है। दरअसल जासूसी की जब बात की जाती है तो जासूसी कोई नई चीज नहीं है। लंबे अरसे से इस तरह की कहानियां, किस्से लोग सुनते रहे हैं, फिल्में उस पर बनी हैं, उपन्यासों में इसका जिक्र होता रहा है। लेकिन कोल्ड वॉर के टाइम भी लगातार जासूसी की खबरें आती थी, तब केजीबी से लेकर सीआईए, क्यों के सिंह साहब, बहुत ही दिलचस्प कहानियां उस वक्त भी सामने आया करती थी। हाँ जी, अब कैल्युग्नर की रिपोर्ट अगर आप पढ़ें जी, तो उस समय पूरी तरह से केजीबी पूरी तरह से भारत के पूरी व्यवस्था को देख रही थी और उसको देख के अमेरिका काफी परेशान था। और अमेरिकन रिपोर्ट में इसी विकीलीक में अगर आप देखेंगे 2 साल पहले जो रिपोर्ट आई थी, इंदिरा गांधी के प्रेसिडेंट हाउस में एक हाउस होल्ड इंफॉर्मेंट हुआ करता था जो कि इन्फॉर्म किया करता था। और ये सारी जानकारी भारत को है, हमें रिएक्ट बहुत पहले करना चाहिए था। आज भी इशू ये नहीं कि बीजेपी का सर्विलेंस किया गया, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस किया गया। इशू ये है कि अगर भारत में इस तरह का कोई कानून हो कि किसी भी निष्ठा भंग की जा सकती है तो हंगामा हो जाए, मीडिया से लेके पॉलिटिकल पार्टी तक सब खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि हम ये बर्दाश्त नहीं करते। एनके सिंह साहब बीजेपी पर के बड़े नेता पे ही जासूसी का आरोप लगे थे कि उन्होंने एक जासूसी कांड जो सामने आया था कि एक लड़की की निष्ठा भंग हुई। जी हाँ, तमाम इस तरह के हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल लगे हैं। तो ऐसे में हंगामा हो जाता है और एक विदेश, एक फॉरेन की कंट्री, एक दूसरा देश हमारे हर मूवमेंट को देख ले रहा है, हमारे हर मूवमेंट पे वो कोर्ट से बाकायदे परमिशन लेके आके कर रहा है। एक तो क्वेश्चन ये है कि सभ्य समाज में क्या ये वैलिडिटी होनी चाहिए कि एक इंस्टीट्यूशन, उनके यहाँ का कोर्ट है, फीसा कोर्ट, और वो कोर्ट परमिशन आपको किस तरह दे रहा है? भाई क्यों परमिशन देगा? हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, क्या बीजेपी टेररिस्ट है? आप टेररिस्ट के लिए करते हैं, ये तो हम मान सकते हैं कि आपके अपने कंट्री का लॉ है, आप करिए। लेकिन आप बीजेपी पे करेंगे, भारत के इंडिविजुअल पे करेंगे, तो जो खतरा है वो ये है कि भारत की बीजेपी का तो सर खुलासा हो गया, हो सकता है कांग्रेस की भी जासूसी हो रही हो, सीपीआई की जासूसी हो रही होगी, हो रही होगी, कम्युनिस्ट की हो रही होगी। एक सवाल ये भी है कि अगर ये जासूसी हो रही है तो आखिर जासूसी रुके कैसे? इसके लिए हमारी एजेंसियां कैसे एक्टिव हो? मैं आरएसएन सिंह से इसका जवाब लूंगा एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। तो अमेरिका ने बीजेपी की जासूसी क्यों की, इसी मसले पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी हकीकत यह भी है कि जासूसी की कोई पहली घटना नहीं है। अगर आप याद करें पीछे, कई साल पीछे भी चले जाएं, यहां तक कि पुरानी किताबों में, उपन्यास तक में इसका जिक्र है कि जासूसी की घटनाएं होती रही हैं और खास तौर पर जो लोग सत्ता में रहते हैं, सत्ता में बने रहने के लिए जासूसी करते रहे हैं। ऐसे में मेरा सवाल आपसे, आरएसएन सिंह साहब, आप रॉ में रह चुके हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में, इन तरह की घटनाओं को आखिर रोक कैसे सकते हैं हम? तकनीक के इस जमाने में क्या रोक पाना मुमकिन है जासूसी को?
नहीं, ये कभी नहीं रुक सकता है। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट द होल थिंग। मेरी यही गुजारिश है जो आपके प्रोग्राम सुन रहे हैं लोगों को, कि ये सबसे अच्छा बचने का तरीका ये है कि ट्रांसपेरेंट और क्लीन लाइफ लीड कीजिए। जहां आप टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जाते हैं तो वो जो ऐसी ताकतें हैं उनके हाथ में लिवरेजेस आ जाते हैं जी। अब साहब, आपको आपके बच्चे को कोई बहुत ही उदार दिल से कोई स्कॉलरशिप देता है अमेरिका में पढ़ने के लिए, तो एक लिवरेज तैयार हो गया वहां पे। ऐसे लिवरेजेस को अवॉइड कीजिए। इसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 84 प्राइवेट कॉरपोरेशंस को भी लगाया गया था भारत के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ जासूसी के लिए। तो कम से कम ये 84 प्राइवेट कॉरपोरेशंस हैं, तो उनको तो आप उनमें से कुछ को तो आइडेंटिफाई कीजिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बहुत अहम चीज बोलने वाला हूं और इस पर ध्यान दीजिएगा। जी जी। आप देखिएगा कि जब ये अन्ना एजिटेशन शुरू हुआ था उस दौरान कोई इंडिया में अमेरिकन एम्बेसडर नहीं था। इंडिया जैसा सब कॉन्टिनेंट के एक अहम कंट्री पे मेरी अपनी ये जानकारी है कि ये सारा का सारा इसमें कहीं पे, क्योंकि उनको F-16 डील नहीं मिला था जी जी, तो वो बौखला गए थे। और आप इसका सिमिलैरिटी देखिएगा। बड़ा सवाल ये भी है कि इसके लिए पॉलिटिकल विल कितना जिम्मेदार है। अतुल अंजान जी, आप सीपीआई के नेता हैं। इस तरह सर आता हूं, आपके पास आता हूं, लेकिन अतुल अंजान जी से मैं इसका जवाब लेना चाहूंगा। क्या अमेरिका को यह लगता है कि हम आसानी से भारत में अपनी नीतियां मनवा सकते हैं, राजनीतिक दलों को प्रभावित कर सकते हैं? तभी तो अमेरिका ये सब चीजें करता है ना। निश्चित रूप से भारत के सामाजिक विन्यास को अगर आप देखें, इस वक्त जाति और धर्म की बुनियाद पर पूरी पार्टियों का गठन किया जा रहा है। भावनात्मक नारे और सांप्रदायिक नारों के आधार पर सरकारें बनाई और बिगाड़ी जा रही हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका और अमेरिका की नीतियों को और अमेरिकी अपनी नीतियों के माध्यम से और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से ये जो है सारा वित्तीय पूंजी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी आज भारत के अंदर घुसकर राजनीतिक और आर्थिक अपनी इच्छाओं की अब सवाल यही है तुलन जान है कि आखिर हम कैसे कड़ा संदेश दिया अमेरिका को? जासूसी कर रहा है मोदी नहीं है। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं तुलन जान जी, और जीवीएल नरसिम्हा मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा। इनके सिंह साहब वक्त बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। एक छोटे से ब्रेक लेने में रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 24 पर खबरें लगातार जारी हैं।